नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे कोरोना स्टडी यूट्यूब चैनल पर। और आज आप देखेंगे राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के बारे में। इस वीडियो के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा खास रहने वाला है। देखिएगा, इससे पहले हम आपको 2 वीडियो ऑलरेडी डाल चुके हैं। राजस्थान की भौतिक स्थिति पहला वीडियो आपका ये है, और राजस्थान के प्राचीन प्रदेशों के वर्तमान में नाम क्या हैं, ये दोनों वीडियो हम आपको डाल चुके हैं ऑलरेडी। आई बटन पर क्लिक करके आप लोग इनको ज़रूर देखिएगा। शुरू से ही राजस्थान की जीके की क्लास हम आपको प्रदान कर रहे हैं। वर्तमान में चल रहा है राजस्थान की ज्योग्राफी से रिलेटेड टॉपिक है आपका ये राजस्थान के भौतिक प्रदेश। काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है ये टॉपिक। चलिएगा शुरू करते हैं। तो देखिएगा, राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के बारे में अगर हम बात करें, सबसे पहले तो उच्चावच व जलवायु के आधार पर राजस्थान को यहाँ पर 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया था। कितने प्रदेशों में? 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया था। तो पहला था अपना पर्वत, जिसको हम मेरू के नाम से जानते हैं। दूसरा है हमारा पठारी प्रदेश, जिसको हम माल के नाम से जानते हैं। और तीसरा है अपना मैदानी भाग, ठीक है। और चौथा है अपना मरुस्थलीय प्रदेश, यानी शुष्क जलवायु वाला प्रदेश, जिसको हम मरु के नाम से जानते हैं। क्लियर? तो इस तरीके से आप लोगों के 4 भौतिक प्रदेश होते हैं। अब हम इनके बारे में विस्तार से जानकारी करते हैं। देखिएगा, चलिए वीडियो पर बने रहिएगा आप लोग। यहाँ पर कितनी ज़्यादा बरसात रहती है, कितनी जनसंख्या निवास करती है, कितना इसका क्षेत्रफल है, कितने ज़िले प्रत्येक प्रदेश के अंतर्गत आते हैं, उन सब के बारे में, डिटेल्स के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। तो देखिएगा, ये 4 भौतिक प्रदेश हैं। पहला मरुस्थल आपका, दूसरा अरावली, तीसरा मैदान और चौथा हाड़ौती का क्षेत्र। अगर हम मरुस्थल में जनसंख्या क्षेत्रफल की बात करते हैं, तो मरुस्थल राजस्थान के 61.11% भाग पर फैला हुआ है, यानी 2/3 भाग पर मरुस्थलीय भाग है। अरावली प्रदेश हमारा क्षेत्रफल में 9% भाग पर है, और मैदानी भाग 23% भाग पर, और हाड़ौती क्षेत्र अपना 6.89% भाग पर फैला हुआ है। समझ में आ रहा है? अच्छी तरीके से आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करेंगे, क्योंकि ऐसा वीडियो शायद ही आपको मिलने वाला हो, किसी भी यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलने वाला। अगर हम जनसंख्या की बात करते हैं इन चारों ही भौतिक प्रदेशों के अंतर्गत, तो मरुस्थल के अंतर्गत 40% जनसंख्या निवास करती है, जिसमें 12 ज़िले शामिल किए गए हैं। और अरावली जो है उसमें 10% जनसंख्या निवास करती है, जिसमें 13 ज़िले आते हैं। मुख्य रूप से आपके 7 ज़िले आते हैं। उन सब के बारे में हम आपको डिटेल्स के साथ में पढ़ाएंगे, लेकिन आप लोग वीडियो का पूरा देखिएगा। मैदानी प्रदेश की अगर हम बात करें, तो 39% जनसंख्या यहाँ पर मैदानी प्रदेशों के अंतर्गत निवास करती है, जिसमें 10 ज़िले आते हैं, ठीक है। और हम हाड़ौती क्षेत्र की बात करते हैं, तो 7 ज़िले आते हैं, जिसमें जनसंख्या 11% क्षेत्रफल पर निवास करती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इन भौतिक प्रदेशों की क्षेत्रफल, जनसंख्या और जिलों का विस्तार बताया। अब हम बात करते हैं यहाँ की मिट्टी और जलवायु किस तरीके की पाई जाती है, ज़रा देखिएगा। अगर हम मिट्टी की बात करते हैं, तो मरुस्थलीय प्रदेश के अंतर्गत जो मिट्टी पाई जाती है वो बलुआ पत्थर से निर्मित मिट्टी पाई जाती है, यानी बलुई रेतीली मिट्टी पाई जाती है। उसके बाद अरावली पर्वतीय प्रदेशों में अगर हम मिट्टी की बात करते हैं, तो यहाँ पर पर्वतीय मिट्टी या बनीय मिट्टी पाई जाती है। और यदि हम मैदानी क्षेत्रों की बात करते हैं, तो यहाँ पर जलोढ़, कछारी या फिर दोमट मिट्टी, ये तीनों ही नाम हैं इस मिट्टी के। जलोढ़ मिट्टी, चाहे कछारी मिट्टी या दोमट मिट्टी कह सकते हैं, इस प्रकार की पाई जाती है मैदानी प्रदेशों के अंतर्गत। और हाड़ौती क्षेत्र के अंतर्गत याद रखें आप लोग, काली मिट्टी पाई जाती है, जिसको हम रेगुड़ या रेगुर मिट्टी के नाम से जानते हैं, जो हल्के काले रंग की होती है, थोड़ी हल्की काले रंग की। ये याद रखें आप लोग, हाड़ौती प्रदेश के अंतर्गत। जलवायु की बात करें हम, तो यहाँ पर जो हमारा मरुस्थलीय प्रदेश है उसमें शुष्क और अर्ध शुष्क दोनों ही प्रकार की जलवायु पाई जाती है। और मैदानी प्रदेश, अरावली पर्वत प्रदेशों की बात करें, तो यहाँ पर याद रखेगा उपाद्र प्रकार की जलवायु, ठीक है।
और मैदानी क्षेत्रों के अंतर्गत याद रखें आपको आर्द्र प्रकार की जलवायु पाई जाती है। और हाड़ौती प्रदेश के अंतर्गत अति आर्द्र, सबसे ज़्यादा हाड़ौती प्रदेश में, सबसे ज़्यादा हाड़ौती प्रदेश के अंतर्गत बरसात होती है, जिसमें अति आर्द्र प्रकार की जलवायु पाई जाती है। और सबसे आर्द्र जिले की अगर हम बात करें तो याद रखेंगे आप लोग झालावाड़, राजस्थान का सबसे आर्द्र जिला कहलाता है। ठीक है, इस तरीके से आगे बात करते हैं हम। अब इन प्रदेशों के बारे में हम विस्तार से बात करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। पहला पॉइंट है हमारा उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। तो यहाँ के बारे में इसका निर्माण कब हुआ, इसका विस्तार कितना है, लंबाई चौड़ाई कितनी है, बरसात कितनी होती है, इस सब के बारे में हम बात करने वाले हैं। देखिएगा, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की अगर हम बात करें तो इसका निर्माण कार्य याद रखें आप लोग टर्शियरी काल में इसका निर्माण हुआ था, जिसको क्वार्टनरी काल में प्लीस्टोसीन के नाम से भी जाना जाता है। क्वार्टनरी काल में प्लीस्टोनीस के नाम से जाना जाता है। ये आप लोग याद रखें। उसके बाद में यदि विस्तार की बात करें तो इसकी लंबाई अपनी 640 किलोमीटर है उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश की, और चौड़ाई 300 किलोमीटर के आसपास है। क्लियर। और इसकी औसत ऊंचाई की अगर हम बात करें तो 200 से 300 मीटर लगभग, यानी एवरेज की अगर बात करें तो लगभग 250 मीटर ऊंचाई इसकी पाई जाती है। एक क्वेश्चन यहाँ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनता है, याद रखिएगा आप लोग, राजस्थान में कुल मरुस्थलीय ब्लॉक की अगर बात करें तो 85 डेजर्ट ब्लॉक हैं अपने राजस्थान के अंतर्गत। 85 डेजर्ट ब्लॉक हैं। पूरे हिंदुस्तान में 120 डेजर्ट ब्लॉक हैं, याद रखेंगे आप लोग। उनमें से पश्चिमी मरुस्थल के अंतर्गत 85 डेजर्ट ब्लॉक पाए गए हैं। क्लियर। अब बात करते हैं मरुस्थल का ढलान कैसा है, उत्तर से पश्चिम की तरफ या फिर पूरब से पश्चिम की तरफ। तो याद रखेंगे यहाँ पर यह आपको नक्शा दिखाया गया है, इस प्रकार का ढलान है। यानी कि ढलान जो है हमेशा इसका उत्तर, जो हमारा यह है उत्तर पूरब से किसकी तरफ है, इसका इधर की तरफ है, यानी कि पश्चिमा दक्षिण की तरफ ढलान है, जिसमें लूणी नदी बहती है। लूणी नदी बहती है, याद रखें आप लोग। मरुस्थल के ढलान की तरफ एकमात्र नदी है जो लूणी नदी है, और उत्तर पूरब से इसका प्रवाह हमेशा पश्चिम दक्षिण की तरफ होता है। क्लियर। आगे बात करते हैं मरुस्थल के अध्ययन के बारे में। तो देखिएगा, मरुस्थल को अध्ययन की दृष्टि से भी यहाँ पर दो भागों में बांटा गया है। पहला है अपना शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। मरुस्थलीय प्रदेश कौन सा, शुष्क वाला। और दूसरा है अपना अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश के अंतर्गत जो बरसात होती है, ध्यान रखना है, आपके 0 से 25 सेंटीमीटर के लगभग बरसात होती है। और अर्ध शुष्क के अंतर्गत 25 से 50 सेंटीमीटर के आसपास बरसात होती है, जिसे हम बांगड़ प्रदेश के नाम से जानते हैं। बांगड़ प्रदेश कहलाता है। क्लियर। मैंने आपको राजस्थान के प्राचीन भौतिक प्रदेशों के बारे में इससे पहले वाला वीडियो बताया था। बांगड़, बागड़, मरु, मेल, मार, जो भी मैंने आपको बताए थे सारे पॉइंट्स, वो इससे पहले वाले वीडियो नंबर 2 में मिल जाएंगे आप लोगों को। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यानी आई बटन पर क्लिक करेंगे आप लोग, वो वीडियो आपको मिल जाएगा। अगर हम यहाँ पर एक नोट्स दिया गया है, ये नोट्स आप लोग पढ़िएगा। 25 सेंटीमीटर जो समवर्षा रेखा है वो मरुस्थल को शुष्क और अर्धशुष्क दो भागों में बांटती है। प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है, मरुस्थल को दो भागों में बांटने वाली कौन सी वर्षा रेखा है, तो वो समवर्षा रेखा के नाम से जानी जाती है। और कितनी है, 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। क्लियर। अब हम बात करते हैं मरुस्थल के अंतर्गत, पहले बात करेंगे हम शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में। इसमें लगभग 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा वाले क्षेत्र पाए जाते हैं। शुष्क मरुस्थल इसको इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर 25 सेंटीमीटर से भी कम बरसात होती है दोस्तों। अगर हम शुष्क मरुस्थल को फिर दोबारा से बांटते हैं तो ये दो भागों में बांटा गया था। एक का क्षेत्र तो ऐसा था शुष्क मरुस्थल का जिसमें बालू का स्तूप नहीं पाए जाते थे, यानी बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है। और दूसरा है हमारा बालू का स्तूप युक्त, जिसमें बालू का स्तूप के क्षेत्र पाए गए थे।
अब यदि हम बात करें बालू का स्तूप के युक्त मुक्त क्षेत्र जिसमें नहीं पाए जाते हैं, तो उसका क्षेत्र है शुष्क मरुस्थल में 41.5%। और इसका कारण है पथरीला मरुस्थल पाया जाता है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? हमादा के नाम से जानते हैं। ये प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, हमादा किससे कहते हैं? तो शुष्क मरुस्थल का पथरीला जो भाग है, शुष्क मरुस्थल का पथरीला भाग जिसमें बालू का स्तूप नहीं पाए जाते हैं, उसे हम हमादा कहते हैं। क्लियर? और दूसरा अपना ये है कि बालू का स्तूप युक्त जो भाग है अपना 58.5% भाग पर है। क्लियर? जिसमें पवनों के द्वारा मिट्टी लाई जाती है और उसका निक्षेपण किया जाता है और बालू के स्तूपों का निर्माण हो जाता है। अब हम आगे वीडियो को बढ़ाएंगे जैसे जैसे, तो बालू का स्तूपों के प्रकार जो हैं उनके बारे में भी विस्तार से बात करेंगे। आप लोग वीडियो को देखिएगा अंत तक, पूरी स्टोरी समझ में आ जाएगी। अब हम बात करते हैं यदि कि जो शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है इसका विस्तार कहाँ पर है, तो 3 जिले हैं। राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थल में 3 जिले हैं। पहला है जैसलमेर, दूसरा बाड़मेर और तीसरा जोधपुर। और इसका विस्तार सबसे ज़्यादा याद रखिएगा कहाँ पर है, जैसलमेर के अंतर्गत सर्वाधिक विस्तार है। क्लियर? आगे बात करते हैं हम बालू का स्तूप। बालू का स्तूपों के बारे में अब हम विस्तार से बात करते हैं। किस प्रकार के बालू का स्तूपों का निर्माण हुआ था, इनकी आकृति किस प्रकार की होती है, निर्माण किस तरीके से होता है और किस किस क्षेत्र के अंतर्गत पाए जाते हैं, इस सब बात करने वाले हैं। तो बालू का स्तूप बनते कैसे हैं, तो ध्यान रखिएगा, जब पवन के द्वारा मिट्टी का निक्षेपण किया जाता है तो बनने वाली जो स्थल आकृति होती हैं उनको हम बालू का स्तूप के नाम से जानते हैं। और ये सर्वाधिक किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, जैसलमेर जिले के अंतर्गत सबसे ज़्यादा बालू के स्तूपों का निर्माण होता है। अब बालू का स्तूपों के प्रकारों की अगर हम बात करें, टाइप्स ऑफ बालू का स्तूप, तो देखिएगा बालू के स्तूपों के काफ़ी प्रकार है। पहला है अपना बरखान। बरखान क्या होता है, पवनों के द्वारा निक्षेपण के से जो मिट्टी लाकर बिछाई जाती है हवाओं के द्वारा, तो वहाँ पर एक अर्धचंद्राकार आकृति बन जाती है, इस तरीके की अर्धचंद्राकार, बिल्कुल चांद आधा बन जाता है, तो उसे हम बरखार के नाम से जानते हैं, बरखान के नाम से जानते हैं। अर्धचंद्राकार रेत के जो टीले होते हैं उन्हें बरखान कहते हैं। और ये कहाँ पर पाए जाते हैं, शेखावाटी क्षेत्र के अंतर्गत, जिसमें मुख्यतः चूरू जिला आता है, वहाँ पर बरखान पाए जाते हैं। दूसरा है हमारा अनुप्रस्थ रेत के टीले। ये बालू का स्तूप है अनुप्रस्थ, तो ये समकोण की आकृति में पाए जाते हैं और पवनों के द्वारा ला करके बिछाई गई मिट्टी होती है, इनके निक्षेपण से समकोण प्रकार के बालू के स्तूप बनते हैं, जिनको हम अनुप्रस्थ कहते हैं। और इस तरीके के होते हैं, देखिएगा आप लोग आकृति में आपको दिखाया गया है। और इनके क्षेत्र की अगर हम बात करें, ध्यान रखिएगा, बाड़मेर और जोधपुर के अंतर्गत ये पाए जाते हैं अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। क्लियर? ये समकोण प्रकार के होते हैं, याद कर लें आप लोग, रटे नहीं बिल्कुल पूरी तरीके से। बरखान जो होते हैं अर्धचंद्राकार होते हैं, अनुप्रस्थ अपने समकोण होते हैं, और तीसरा है हमारा अनुदैर्घ्य या रेखीय बालू का स्तूप। ये समानांतर होते हैं एक दूसरे के साथ में, इस तरीके से जैसे आपको आकृति में दिखाया गया है। और इनके भाग की अगर हम बात करें तो ये जैसलमेर साइड में ज़्यादा पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा अनुदैर्घ्य या रेखीय बरखा जो बालू का स्तूप हैं वो सबसे ज़्यादा जैसलमेर के अंतर्गत पाए जाते हैं। और अगला टाइप्स है अपना तारानुमा। तो तारानुमा जो बालू का स्तूप है इस तरीके से पाए जाते हैं, जो हमादा के नाम से प्रसिद्ध हैं। ठीक है, हमादा प्रकार के तारानुमा होते हैं। और ये सबसे ज़्यादा जैसलमेर सबसे ज़्यादा जैसलमेर में पाए जाते हैं, और सूरतगढ़ गंगानगर में भी इनको देखा जाता है। ये वहाँ पर भी पाए जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जैसलमेर में पाए जाते हैं। याद रख लें आप लोग ये तरीके से। क्लियर? तारानुमा की आकृति की अगर हम परिभाषा याद करें तो हमादा के जो चारों तरफ देखिएगा आप लोग, हमादा के चारों ओर स्थित जो बालू का स्तूपों का तारानुमा क्षेत्र बनता है, यानी जो संरचना बनती है, तारा के नुमा संरचना बनती है तारा के आकृति के अनुसार हमादा के चारों तरफ, तो वो बालू का स्तूप तारानुमा कहलाते हैं। क्लियर? इस तरीके से। अगला अपना है
पैराबोलिक, पैराबोलिक प्रकार का बालू का स्तूप। तो ये इस तरीके का पाया जाता है, देखिएगा आप लोग चित्र में। तो जो बरखान के विपरीत या हेयरपिन जैसी आकृति, हेयरपिन जैसी आकृति होती है इसकी, तो वो बालू के स्तूप जो कहलाते हैं वो अपने पैराबोलिक कहलाते हैं। बरखान के बिल्कुल विपरीत साइड में बनते हैं, ठीक है। बरखान के बिल्कुल विपरीत साइड में विपरीत आकृति होती है। बरखान अर्धचंद्राकार होते हैं, लेकिन उसके जस्ट विपरीत में जो बनने वाली आकृति होती है हेयरपिन जैसी, वो बालू का स्तूप होते हैं ना, वो पैराबोलिक कहलाते हैं दोस्तों। और ये राजस्थान में सर्वाधिक पाए जाते हैं, राजस्थान में सर्वाधिक पाए जाते हैं। कौन से? पैराबोलिक का बालू का स्तूप। क्लियर। अगला है अपना शीप प्रकार का। सीप प्रकार का इस तरीके का होता है, देखिएगा चित्र में आपको ये दिखाए गए हैं। तो बरखान के निर्माण के दौरान जब पवनों की दिशा में परिवर्तन हो जाता है, पवन बिल्कुल उल्टी तरफ से बहने लगती है, तो बर्फान की जो बरखान होता है ना, ये उसकी एक भुजा एक ओर बढ़ जाती है, यानी दिशा के आगे की तरफ बढ़ जाती है, जिससे सीप नामक बालू का स्तूपों का निर्माण होता है। इस तरीके से बन जाती है, ये सीप वाली आकृति होती है। ये बरखान है, बरखान जैसी हवा चली तो इसका एक किनारा हवा की दिशा की तरफ घूम जाता है या मुड़ जाता है, आगे बढ़ जाता है, तो शीप नामक बालू का स्तूपों का निर्माण हो जाता है। क्लियर। काफ़ी प्रकार के हैं, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। उसके बाद देखिएगा अगला है स्क्रब कापिस। स्क्रब कापिस, तो ये कैसे होते हैं? मरुस्थल में झाड़ियों के पास में पाए जाने वाले छोटे छोटे बालू का स्तूप होते हैं। इस तरीके से आपको देखिएगा चित्र में दिखाया गया है। और ये सर्वाधिक जैसलमेर साइड में पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा जैसलमेर क्षेत्र में पाए जाते हैं स्क्रब कपीस प्रकार के बालू का स्तूप। क्लियर। अब देखिएगा आगे, अब हम इनके बारे में बात करते हैं। तो आपको एक नोट दिया गया है, बात करने के पश्चात देखिएगा ये RAS प्री के अंतर्गत पूछा गया था। बरखान से अनुप्रस्थ प्रकार के भी बन सकते हैं, ठीक है। सीप से भी अनुदैर्घ्य और यानी कि रेखीय प्रकार के बालू का स्तूपों का निर्माण होता है, ठीक है। उनकी परिभाषा मैंने आपको बता दी किस तरीके से होता है, लेकिन आप लोग चित्र देखिएगा सबसे पहले। और सर्वाधिक बालू का स्तूपों का शहर अगर आपसे पूछा जाए तो वो कौन सा है? जैसलमेर। और जिसमें सभी प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं वो एकमात्र जिला जोधपुर है। ये कंफ्यूज क्लियर कर लें आप लोग। सर्वाधिक बालू का स्तूप जैसलमेर में, और सभी प्रकार के बालू का स्तूप जिस शहर में पाए जाते हैं, जिस जिले में पाए जाते हैं, वो जोधपुर है। क्लियर। आगे बात करते हैं हम शुष्क प्रदेश के बाद में आता है अर्ध शुष्क मरुस्थलीय या बागड़ प्रदेश। अर्ध शुष्क या फिर बागड़ प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो बरसात होती है, विस्तार से बात करने वाले हैं अब यहाँ पर, तो 25 से 50 सेंटीमीटर बरसात होती है, जिसमें शुष्क मरुस्थल और अरावली के मध्य का भौतिक प्रदेश होता है। क्लियर। और यही कहलाता है हमारा अर्ध शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र कहलाता है, यानी बागड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है। देखिएगा आपको यहाँ पर आकृति में बताया गया है। अब हम इनकी अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर कच्चे कुएं पाए जाते हैं। अर्ध शुष्क प्रदेश में पानी के कच्चे कुएं पाए जाते हैं, जिनको जोहड़ के नाम से जाना जाता है। ये परिभाषा छोटी छोटी आप लोग याद करें, एग्जाम में काफ़ी बार पूछी जाती है। जोहड़ किसे कहते हैं? पानी के कच्चे कुएं। और सर किसे कहते हैं? मानसून के दौरान बनने वाले जो तालाब होते हैं उनको हम सर कहते हैं। और बीड़ कहते हैं अपनी चरागाह भूमि। बीड़ पाई जाती है, चरागाह भूमि होती है एक, जो झुंझुनू के आसपास होती है, वो बीड़ कहलाती है। और बीहड़ भूमि, जो ऊंचे नीचे डांग प्रदेश हैं, उबड़ खाबड़ मैदान जो पाए जाते हैं, वो अपने करौली के आसपास होते हैं, उनको बीहड़ भूमि के नाम से जानते हैं। बीड़ और बीहड़ में अंतर है, आप लोग सेकंड वीडियो में इसको क्लियर कर सकते हैं। और सर्वाधिक मात्रा में खारे पानी की झीलें अगर आपसे पूछी जाए, झीलों का शहर, वैसे तो झीलों की नगरी उदयपुर है, लेकिन खारे पानी की झील अगर आपसे पूछी जाए तो नागौर जिले के अंतर्गत सबसे ज़्यादा पाई जाती है। क्लियर। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं आगे। तो आपको यहाँ पर कुछ ये ज़िले दिए गए हैं, ठीक है, ये ज़िले दिए गए हैं और इनके अंतर्गत कुछ क्षेत्र विशेष पाए गए। गौड़वाड़ प्रदेश बेसिन क्षेत्र, गौड़वाड़ बेसिन का क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? जोधपुर और पाली के अंतर्गत। क्लियर।
जोधपुर और पाली के अंतर्गत। रेहड़ नेहड़ रण क्षेत्र पाया जाता है जालौर के अंतर्गत। लवणीय पादप क्षेत्र पाए जाते हैं अपने बाड़मेर के अंतर्गत। ये दलदली भाग होता है, ये थोड़ा दलदली भाग होता है। क्लियर। और इधर की अगर हम बात करें तो देखिएगा कुवड़ पट्टी या बांका पट्टी, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ये नागौर और अजमेर के अंतर्गत पाई जाती है, जिसमें फ्लोराइड की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। वहाँ की मिट्टी में फ्लोराइड की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है, इसलिए उसको हम कुपड़ पट्टी या बांका पट्टी के नाम से जानते हैं, जो नागौर और अजमेर में पाई जाती है। अब इनकी अध्ययन की दृष्टि से अगर हम बात करें तो इन प्रदेश को भी 4 भागों में बांटा गया। अर्धशुष्क प्रदेश को 4 भागों में बांटा गया। बागड़ प्रदेश को यहाँ पर तो देखिएगा आप लोग, पहला है लूनी बेसिन क्षेत्र, दूसरा है नागौर उच्च भूमि क्षेत्र, तीसरा है शेखावाटी अंत्य प्रवाह क्षेत्र और चौथा है घग्गर बेसिन क्षेत्र। क्लियर। इस तरीके से अब हम इनमें 5 अंतरों की बात करेंगे। किस किस के बीच में? प्रश्न ये बनता है कि शुष्क व अर्धशुष्क मरुस्थल के बीच में कोई 5 अंतर बताएं। तो 5 अंतरों के बारे में बात करने वाले हैं हम, इनकी विशेषताओं के आधार पर। देखिए सबसे पहले पलाया। पलाया क्या होती है? पलाया खड़ीन या ढाड़ झील, ये होती क्या है? तो देखिएगा मरुस्थलीय जो प्रदेश होते हैं उनमें पानी की कुछ अस्थायी झीलें होती हैं। अस्थायी पानी की झीलें होती हैं जिनको हम खड़ीन के नाम से जानते हैं। पलाया झील होती हैं, ये अस्थायी होती है। यहाँ पर बरसात का पानी इनमें आकर के जमा हो जाता है, लेकिन जैसे ही तापमान ज़्यादा पड़ता है तो उनका पानी सूख जाता है। ठीक है, तो वो खड़ीन झील कहलाती हैं। और ये खड़ीन जो शब्द है, इसका निर्माण किया था वहाँ के पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा। ठीक है, खड़ीन शब्द है तो एक खड़ीन कृषि को भी कहा जाता है। वहाँ के पालीवाल जो ब्राह्मण हैं, वहाँ के लोगों के द्वारा एक कृषि की जाती है जिसको हम खड़ीन कृषि के नाम से जानते हैं। और उसमें फसलें जो बोई जाती है दोस्तों, वो याद रखेंगे आप लोग, रबी की फसल बोई जाती है। किसकी? रबी की फसल बोई जाती है, जिसमें गेहूँ, चना या सरसों। ठीक है ना। और जो खड़ीन पानी की झीलें हैं वो अपनी सर्वाधिक जैसलमेर के क्षेत्र में पाई जाती हैं, उसके उत्तरी भाग में। देखिएगा आप लोगों को चित्र में देख लीजिए। क्लियर। आगे अगला बात करते हैं हम रण क्षेत्र की या टाट प्रदेश की। इसी का ही भाग है। मरुस्थल में लवणीय और दलदलीय या अनुपजाऊ भूमि जो होती है उसको हम रण या टाट कहते हैं। और ये सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है? जैसलमेर क्षेत्र में पाया जाता है। क्लियर। अब हम राजस्थान के प्रमुख रण क्षेत्रों की बात करें तो देखिएगा यहाँ पर ये नोट्स याद रखें आप लोग, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं दोस्तों, काफ़ी बार। ताल छापर रण क्षेत्र कहाँ पर है? चूरू में। एक ताल छापर अभ्यारण्य भी है जो चूरू में है। दूसरा है अपना रण क्षेत्र परिहारी, ये भी चूरू में। तो चूरू में 2 हैं, ताल छापर और परिहारी। और जोधपुर में कौन सा है? फलौदी और बाप, ये 2 प्रदेश है। ये 2 प्रमुख रण क्षेत्र हैं, फलौदी और बाप जोधपुर के अंतर्गत। उसके बाद में है थोप, ये बाड़मेर में है। और भाकरी और पोकरण, भाकरी और पोकरण दोनों कहाँ पर हैं? जैसलमेर के अंतर्गत। क्लियर, ये याद रख लें। और आपसे एक प्रश्न और बनता है यहाँ पर, याद रख लीजिए आप लोग, परमाणु परीक्षण कहाँ पर किया गया था? ये पोकरण के अंतर्गत किया गया था। कहाँ पर किया गया था? परमाणु परीक्षण पोकरण में किया गया था। पहला किया गया था 18 मई 1974 को, और दूसरा किया गया था 11 और 13 मई 1998 को। क्लियर। इस तरीके से आप लोग याद रखें। समझ में आ गया? ये रण क्षेत्रों के बारे में बात की। आगे बात करते हैं हम जल पट्टी क्या है। आगे बात करते हैं हम अपनी जल पट्टी के बारे में। तो देखिए जल पट्टी क्या चीज़ है? तो यहाँ पर एक जल पट्टी पाई जाती है। तो देखिएगा एक गोडावन नाम का पक्षी पाया जाता है यहाँ पर, जिसको हम ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नाम से जानते हैं। गोडावन राजस्थान का राज्य पक्षी के नाम है गोडावन, जिसको ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यानी इसका साइंटिफिक नाम है। तो वो पाया जाता है, उसकी शरण स्थली हमारी कौन सी? ये जल पट्टी। और ये जैसलमेर में पाया जाता है। और यहाँ पर एक घास भी पाई जाती है जिसका नाम याद रख लें आप लोग, सेबण घास। काफ़ी बार एग्जाम में ये पूछा गया है। सेबण घास या लीलोण घास कहाँ पाई जाती है? तो ये भी जैसलमेर के अंतर्गत ही पाई जाती है।
अगर आपसे पूछ लिया जाता है भाई हम ये जल पट्टी पढ़ रहे हैं तो ये होती क्या चीज़ है, कहाँ से कहाँ तक पाई जाती है, तो देखिएगा जैसलमेर में पोकरण से लेकर के जैसलमेर में ही मोहनगढ़ के बीच में एक 60 किलोमीटर की जल पट्टी होती है। 60 किलोमीटर का एक क्षेत्रफल है जिसको हम जल पट्टी के नाम से जानते हैं और इस जल पट्टी के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें पाई गई। क्लियर। एक चांदना नलकूप है जो राजस्थान का थार का घड़ा कहलाता है। राजस्थान का थार का घड़ा काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ध्यान रखना आपको चांदना नलकूप ये जैसलमेर में स्थित है। क्लियर। इस तरीके से आपको एक एक टॉपिक और पॉइंट क्लियर करना है। आगे बात करते हैं, राजस्थान में स्थित जो जलपट्टी है वो सरस्वती नदी का भूगर्भिक अवशेष है। किस नदी का है? सरस्वती नदी का भूगर्भिक अवशेष है और इसको किस नाम से जानते हैं? लाठी सीरीज क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। इस जल पट्टी को लाठी सीरीज क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। एक पॉइंट और याद रखना है आपको इसमें, एक ओकलवुड गांव का नाम है ये। यहाँ पर ओकलवुड फॉसिल्स पार्क पाया गया और आज भी वर्तमान में है। यह जैसलमेर में है, राष्ट्रीय मरु उद्यान के अंतर्गत। क्लियर। जो जैसलमेर और बाड़मेर दोनों जिलों की सीमा पर स्थित है। इस वुड फॉसिल्स जो पार्क है इसमें जीवाश्म अवशेष पाए गए थे, इसलिए इसको फॉसिल्स पार्क के नाम से जाना जाता है। जीवाश्म उद्यान है हमारा ये। लकड़ी के प्राचीनतम जीवाश्म अवशेष पाए गए थे और इसका निर्माण जो हुआ था याद रखना अपना जुरासिक काल में हुआ था, लगभग आज से 18 करोड़ वर्ष पहले इसका निर्माण हुआ था ओकलवुड नामक गांव में। अगला है बाप बोल्डर किले। ये मिट्टी है, मिट्टी का प्रकार है बाप बोल्डर किले। तो ध्यान रखना है ये बोल्डर किले पाई जाती है हिमानी ग्लेशियर के द्वारा जो जमा किया गया अवसाद है वो मिट्टी होती है बोल्डर किले, और ये जोधपुर में पाई जाती है बाप नामक स्थान पर। क्लियर। इसका निर्माण कब हुआ था ये भी आप लोग याद रखें। परमो कार्बेनी फेरस समय पर हुआ। परमो कार्बोनी फेरस एक टाइम था जो साइंटिफिक समय के अनुसार तय किया जाता है। आज से लगभग 25 से 28 करोड़ वर्ष पहले बाप बोल्डर मिट्टी का निर्माण हुआ था जो हिमानी ग्लेशियर के द्वारा अवसाद के रूप में बिछाई गई मिट्टी थी। जोधपुर और बाप नामक स्थान पर पाई। क्लियर। आगे बात करते हैं हम। अगला बिंदु है हमारा नखलिस्तान, जिसको हम मरु उद्यान के नाम से जानते हैं, ओसियस। तो मरुस्थल में जहाँ पर जलबेसिन क्षेत्र पाए जाते हैं, जलबेसिन पाया जाता है, उसके चारों ओर जो हरियाली विकसित होती है उसको हम नलखिस्तान के नाम से जानते हैं। ये मरु उद्यान के अंतर्गत पाई जाती है। जहाँ पर जल बेसिन पाया जाता है मरुस्थल में, उसके चारों तरफ हरियाली विकसित होती है, उसे हम नलखिस्तान कहते हैं। आपसे पूछा जाता है धोरे क्या चीज़ होते हैं? धोरे और धरियन, इन दोनों में अंतर क्लियर कर लेना आप लोग। जो लहरदार बालू का स्तूप होते हैं वो दोस्तों धोरे के नाम से जाने जाते हैं। मरुस्थल के अंतर्गत लहरदार बालू का स्तूप होते हैं ना, उनको हम धोरे के नाम से जानते हैं। और आपसे यदि धरियन पूछा जाए तो याद रखना है स्थानांतरण गतिशील बालू का स्तूप है। धोरो जो होते हैं अपने लहरदार बालू के स्तूप ये वाले, जैसे ही हवा चलेगी ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण हो जाएंगे, तो इनका नाम क्या पड़ जाता है? धरियन। इनको हम धरियन कहते हैं। सबसे ज़्यादा धोरे और धरियन याद रखना आपको जैसलमेर में ही पाए जाते हैं। ये पॉइंट है अपने पश्चिमी मरुस्थल के, कुछ याद रखें आप लोग। उसके बाद में पीपड़ा। तो पीपड़ा एक सांप की प्रजाति है, याद रखें आप लोग। पीपड़ा एक सांप की प्रजाति है जिसका रंग काला होता है और सर्वाधिक जैसलमेर में पाई जाती है। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है, लेकिन आप लोग पढ़ रहे हैं थ्योरी के अंतर्गत, इसको कम्प्लीटली याद रख रहे हैं। उसके बाद में अगला है टर्शियरी काल के अवशेष। तो इस टर्शियरी काल के अवशेष के अंतर्गत
कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस पाई गई थी जो अवसादी चट्टानों के रूप में पाई जाती है। अवसादी चट्टानों के अंतर्गत पाए जाते हैं ये कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस पश्चिमी मरुस्थल के अंतर्गत। आगे बात करते हैं अपने मरुस्थलीकरण या मरुस्थल का मार्च, मरुस्थल का विस्तार कैसे होता है। तो मरुस्थल का विस्तार का बढ़ना मरुस्थलीकरण कहा गया, और ये हमेशा याद रखें आप लोग साउथ वेस्ट से उत्तर ईस्ट की तरफ होता है। साउथ वेस्ट यानी कि उत्तर पश्चिम से दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूरब की तरफ, इस तरीके से होता है। देखिए ये अरावली पर्वतमाला का विस्तार है इस तरीके से। अरावली पर्वतमाला की वजह से ही मरुस्थल का विकास दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। विस्तार हरियाणा की तरफ सबसे ज़्यादा, ठीक है। और इसका सर्वाधिक योगदान कारण क्या था इस मरुस्थलीकरण का? वर्खान का पाया जाना। जो अर्धचंद्राकार बालू के स्तूप हैं उनकी वजह से ये मरुस्थलीकरण दिन प्रतिदिन होता जा रहा है, क्योंकि इनकी गति और स्थानांतरण सर्वाधिक पाई जाती है इन वर्खान बालू का स्तूपों की। क्लियर? अगर हम नोट की बात करें तो देखिएगा अर्घ क्या चीज़ होती है। एक रेतीला क्षेत्र होता है जिसको हम अर्घ कहते हैं, और हमादा एक पथरीला क्षेत्र होता है, और इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र होता है जिसको हम रेग कहते हैं। यहाँ पर पथरीला भी होता है और रेतीला भी होता है, उसे हम रेग के नाम से जानते हैं। ये तीनों पॉइंट आप लोग याद रखें। क्लियर? अब बात करते हैं हम मरुस्थल के बाद में आता है अपना दूसरा पॉइंट, अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला, इसका निर्माण जो हुआ था प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला मानी जाती है। नोट्स में देखिए, अरावली पर्वतमाला यूएसए की अपलेशियन पर्वतमाला की समकालीन समय की मानी जाती है। इसका विस्तार है, कुल विस्तार 692 किलोमीटर लंबी है अरावली पर्वतमाला, लेकिन राजस्थान में इसकी लंबाई याद रखें आप लोग 550 किलोमीटर लंबी है। राजस्थान में काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया ये, यानी कि कुल लंबाई का 80% राजस्थान में इसका विस्तार है। और इसकी ऊंचाई यदि आपसे पूछा जाए, समुद्र तल से पूछा गया है। समुद्र तल से हमेशा किसी भी पहाड़ की ऊंचाई या किसी गर्त की गहराई को मापा जाता है। तो 930 किलोमीटर 930 मीटर 930 मीटर याद रखें आप लोग, अरावली पर्वतमाला की ऊंचाई है। क्लियर? औसत है। और अब हम इसकी विशेषता की बात करें तो देखिए, सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है। इसकी निर्माण की जो प्रक्रिया है वो बलित तरीके से इसका निर्माण हुआ था, और वर्तमान में एक अवशिष्ट के रूप में पाई गई है। एक आरएस प्री के अंतर्गत क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया था, अरावली पर्वतमाला की दिशा से पूछा गया था एक प्रश्न इस तरीके से। तो याद रखें आप लोग, ये अरावली जो पर्वतमाला है इसका विस्तार माउंट आबू सिरोही से प्रारंभ होता है, और झुंझुनू खेतड़ी से होते हुए रायसीन की पहाड़ी, जो फिलहाल में दिल्ली में स्थित है, रायसीना की पहाड़ी, वहाँ पर इसका अंत होता है। ठीक है? राजस्थान में माउंट आबू सिरोही से झुंझुनू खेतड़ी तक है। लेकिन यदि आपसे पूछ लिया जाता है कि अरावली पर्वतमाला का प्रारंभिक स्थल कौन सा है, तो ब्रह्मखेड़ा पालमपुर नामक तहसील गुजरात से इसकी शुरुआत होती है। इस तरीके से प्रश्न पूछा गया था कि अरावली पर्वतमाला का शुरू बिंदु कौन सा है, या सबसे पहले शुरुआत कहाँ से होती है, प्रारंभिक स्थल कौन सा है। तो याद रखें, खेड़ ब्रह्मा पालमपुर गुजरात के अंतर्गत, गिरनौर पहाड़ी से, और अंत होता है इसका रायसीना की पहाड़ी दिल्ली में। और राजस्थान में शुरुआत माउंट आबू सिरोही से झुंझुनू खेतड़ी के बीच में। 692 किलोमीटर में से 550 किलोमीटर हमारे राजस्थान के अंतर्गत ही पाई जाती है। क्लियर? आगे बात करते हैं हम अरावली पर्वतमाला के अध्ययन के बारे में। तो अरावली पर्वतमाला को यहाँ पर 3 भागों में बांटा गया था। पहला है अपना उत्तरी अरावली प्रदेश, इसका विस्तार जयपुर और झुंझुनू में है। इसकी सर्वोच्च चोटी आप लोग याद रखेंगे उत्तरी अरावली की रघुनाथगढ़। इन पहाड़ियों के बारे में भी हम बात करेंगे, चोटियों के बारे में बात करेंगे, प्रत्येक चोटी की कितनी ऊंचाई है, किस जिले में स्थित है। वीडियो को आगे आप लोग देखते रहिए, पॉज मत करिएगा, मत मिस कीजिएगा।
उत्तरी अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी याद रखें आप लोग रघुनाथगढ़, जिसका विस्तार जयपुर और झुंझुनू में है। और दूसरी है अपनी मध्य अरावली जो अजमेर के अंतर्गत है, इसकी एक चोटी है सबसे ऊंची, याद रखें आप लोग टौड़गढ़। अजमेर टौड़गढ़ चोटी है अजमेर के अंतर्गत, याद रखें। उसके बाद में है दक्षिणतम अरावली, ये सिरोही और राजसमंद में स्थित है और इसकी सबसे ऊंची चोटी आप लोग याद रखेंगे गुरु शिखर। यह अरावली पर्वतमाला की ही सबसे ऊंची चोटी है वैसे तो, लेकिन दक्षिणतम अरावली पर्वतमाला की भी चोटी है गुरु शिखर, जिसको संतों के शिखर के नाम से जाना जाता है, संतों का शिखर। ये किसने कहा था? टॉड साहब ने कहा था, कर्नल जेम्स टॉड ने इसको नाम दिया संतों का शिखर। इसकी लंबाई भी ऊंचाई याद रखें 1722 मीटर। क्लियर? इस तरीके से अब देखिएगा आप लोग, ये नक्शा में आपको मैंने बताया है, देख लीजिए। तो ये टौड़गढ़ 934 मीटर लंबी, 934 मीटर लंबी है अजमेर में, ठीक है। तारागढ़ एक और है यहाँ पर अजमेर में, एक चोटी है, ये कितनी है? 873 मीटर। उसके बाद में उत्तरी अरावली पर्वतमाला में सीकर में स्थित है, कौन सी है वो भी आप लोग याद रखेंगे, रघुनाथगढ़ 1055 मीटर। क्लियर? उसके बाद में दक्षिणतम अरावली में अपनी ये बताई मैंने आपको गुरु शिखर है। ये वैसे तो अरावली पर्वतमाला की ही सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है, जो माउंट आबू सिरोही में स्थित है, 1722 मीटर। क्लियर? आगे देखिएगा अगला, जो आबू पर्वत है अपना, जिसको हम आबूर्द के नाम से जानते हैं, ये कहाँ पर है? सिरोही में आबू पर्वत, और इसकी ये चोटी है सबसे ऊंची गुरु शिखर है। एक मेवाड़ अरावली क्षेत्र है जो उदयपुर और राजसमंद में, जिसकी सबसे ऊंची चोटी याद रखना आपको जरगा, कितनी है? 1431 मीटर। क्लियर? अब हम अरावली पर्वतमाला के बारे में, इसकी चोटियों के बारे में बात करेंगे। तो देखिए अरावली पर्वतमाला की सबसे अधिक ऊंचाई की अगर हम बात करें तो माउंट आबू सिरोही के अंतर्गत है, जिसमें गुरु शिखर पर्वतमाला है, गुरु शिखर चोटी है। और सबसे अधिक अगर विस्तार की हम बात करें तो उदयपुर में इसका सबसे ज़्यादा विस्तार है, जिसमें जरगा पर्वत है, 1431 किलोमीटर, 1431 मीटर ऊंचा जरगा पर्वत, इसका सबसे ज़्यादा विस्तार है उदयपुर के अंतर्गत। और इसकी सबसे कम विस्तार और न्यूनतम ऊंचाई की अगर हम बात करें तो याद रखेंगे आप लोग अजमेर में, अजमेर में सबसे कम ऊंचाई है और सबसे कम विस्तार है। अब देखिएगा आपको अरावली पर्वतमाला की चोटियों का क्रम आपको याद रखना है। ये काफ़ी बार RAS प्री में बहुत सारी एग्ज़ामों में ये चोटियाँ पूछी जाती है आपसे, इनको आप याद रख लें। ये आपकी ट्रिक है, ये ट्रिक भी आप लोग याद रख लेंगे। चोटियों की सबसे पहले बात करते हैं। पहले नंबर की चोटी सबसे ऊंची है गुरु शिखर, कहाँ पर है? माउंट आबू सिरोही में, 1722 मीटर। दूसरी है शेर, ये भी सिरोही में है, 1597 मीटर ऊंची है। तीसरी है देलवाड़ा, ये भी सिरोही में है, 1442 मीटर है। यानी सिरोही ज़िले के अंतर्गत अरावली पर्वतमाला की तीनों ही प्रमुख चोटियां हैं जो सबसे ऊंची मानी जाती है, सबसे ज़्यादा ऊंचाई सिरोही में ही है। उसके बाद में अगला जरगा पर्वत, ये कहाँ पर है? उदयपुर में, और इसकी ऊंचाई 1431 मीटर है। उसके बाद अचलगढ़ चोटी, तो ये भी सिरोही में है, ये कितनी है? 1380 मीटर। उसके बाद में कुंभलगढ़ चोटी, तो याद रखें ये राजसमंद में है, कितनी है? 1224 मीटर। उसके बाद में रघुनाथगढ़ है, ये सीकर में है, कितनी है? 1055 मीटर, याद रख लें आप लोग। आगे बात करते हैं अगली चोटी के बारे में, ऋषिकेश। कौन सी है? ऋषिकेश, तो ये कहाँ पर है? सिरोही में, कितनी है? 1017 मीटर। कमलनाथ, ये उदयपुर में है, 1001 मीटर। उसके बाद सज्जनगढ़ चोटी, ये उदयपुर में है, 938 मीटर। उसके बाद मोरमजी या टौड़गढ़, ये अजमेर में है,
934 मीटर। इनकी ट्रिक भी आप लोग याद रखें, आप लोगों को नोट्स में आपको दे दूंगा। उसके बाद खो चोटी, ये जयपुर में है 920 मीटर। सायरा चोटी उदयपुर में 900 मीटर। उसके बाद तारागढ़ चोटी है, ये भी अजमेर में है 873 मीटर। उसके बाद बिलाली है, ये चोटी अलवर में है और 775 मीटर ऊंची है। उसके बाद अंत में है रोजा भाकर, और ये जालौर में है, कितनी है 730 मीटर। यानी राजस्थान की अरावली पर्वतमाला जो है उसमें लगभग 16 चोटियों का समावेश है। ये आप लोग याद रख लें। क्लियर। इनकी ऊंचाई आप लोग याद रखेंगे, प्रत्येक चोटी की क्रम इनका याद रखेंगे। क्रम काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, ये अवरोही क्रम में मैंने आपको बताया है, बढ़ते से घटते क्रम में। सबसे ऊंची, उसके बाद उससे छोटी, उसके बाद उससे छोटी, फिर सबसे छोटी। क्लियर। ये याद रख लें आप लोग, काफ़ी बार एग्जाम में यहाँ से प्रश्न एक देखने को जरूर मिलेगा प्रत्येक एग्जाम में। उसके बाद में बात करते हैं हम अरावली पर्वतमाला के दर्रे या उनकी नाल। दर्रे क्या है तो देखिएगा, पर्वतों के बीच में जो नीचा और तंग रास्ता होता है, जो दोनों ओर से स्थानों को जोड़ता है, उसको हम नाल कहते हैं या दर्रा कहते हैं। ये अरावली पर्वतमाला में भी दर्रे पाए गए। अब हम राजस्थान की अरावली जो पर्वतमाला है उसके प्रमुख दर्रों के बारे में अगर हम बात करें तो देखिएगा कौन कौन से प्रमुख दर्रे पाए गए, ध्यान से देखिए जरा। तो पाली जो जिला है उसमें 2 दर्रे पाए गए। पहला है बरनाल और दूसरा देसूरी की नाल। ये 2 दर्रे पाए गए पाली में। उसके बाद ब्यावर में, अजमेर में पड़ता है ब्यावर, यहां पर भी 2 दर्रे पाए गए। कौन सा है पहला है परवारिया नाल और दूसरा है सुरा नाल। उसके बाद उदयपुर में 4 दर्रे पाए गए। ये काफ़ी बार एग्जाम में यहाँ से पूछा गया है कि केवड़ा की नाल दर्रा कहाँ स्थित है, फुलवारी की नाल दर्रा कहाँ स्थित है। तो याद रख ले आप लोग, उदयपुर के अंतर्गत। उदयपुर में 4 दर्रे हैं। पहला है डेबर नाल, दूसरा केवड़ा की नाल, तीसरा फुलवारी की नाल और चौथा है हाथी नाल। ये याद रख लें आप लोग। उसके बाद राजसमंद में भी दर्रे पाए गए थे और यहाँ पर तो काफ़ी दर्रे हैं। देखिएगा 4 दर्रे पाए गए यहाँ पर भी। पहला है हाथीगुड़ा नाल, दूसरा कमली या खामली घाट, उसके बाद गौरम घाट और चौथा है पगल्ले या झीलवा नाल। ठीक है, याद रख लें आप। एक राजसमंद में मेवाड़ दर्रा पाया गया और पाली में मेरवाड़ा। ये 2 दर्रे और याद रख लें आप। नोट में दिया गया है कि अरावली पर्वतमाला में सर्वाधिक नाल कहां पर पाई गई है, राजसमंद जिले में। राजसमंद जिले में सर्वाधिक दर्रे या नाल पाए जाते हैं। और एक पॉइंट याद रखें आप लोग कि फुलवारी की जो नाल उदयपुर में दर्रा स्थित है, वहां पर सोम, मानसी और बाकल तीनों नदियों का संगम होता है। ये एग्जाम में यहां से डीपली प्रश्न पूछा जाता है कि मानसी, सोम और बाकर नदियों का संगम किस अभ्यारण्य के अंतर्गत होता है। तो फुलवारी की नाल अभ्यारण्य में होता है, इसी से होकर के बहती है। अब अरावली पर्वतमाला के महत्व के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए, इसका फायदा क्या है अरावली पर्वतमाला का। तो सबसे ज़्यादा मरुस्थल को रोकती है, लेकिन पूर्णत रूप से नहीं रोकती। याद रख लें, मरुस्थलीकरण को रोकती है लेकिन पूर्णत रूप से नहीं रोकती। अगला है अरावली में धात्विक खनिज सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं, क्योंकि अरावली जो है अपनी धारवाड़ चट्टानों से निर्मित है। अरावली में सर्वाधिक मात्रा में जैव विविधता पाई जाती है, क्योंकि वनस्पति अधिक मात्रा में पाई जाती है। राजस्थान की अधिकांश नदियों का उद्गम स्थल भी अरावली से ही होता है। अरावली राजस्थान के मानसून को भी प्रभावित करती है। ये इसके महत्व है, याद रख लें आप लोग। अरावली प्राचीन सभ्यता जैसे आहड़ सभ्यता,
तो कहाँ पर पाई गई? उदयपुर में। ये सभ्यताएं भी याद रखें, कौन सी सभ्यता कहाँ पर है, प्रश्न यहाँ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट। जब मैं आपको सभ्यता विस्तार से पढ़ाऊंगा तो आप लोग याद रखें, वीडियो जरूर देखिए। तो आहार सभ्यता उदयपुर में, गिलूण सभ्यता राजसमंद में, बैराट सभ्यता जयपुर में, गणेश्वर सभ्यता सीकर में, और सबसे नवीनतम नगरीय सभ्यता कहाँ पर है? जयपुर, अजमेर और उदयपुर की जन्म स्थली या मातृभूमि भी कौन सी है? अरावली पर्वतमाला ही है। क्लियर? ये याद रख लें। अब बात करते हैं हम अरावली या राजस्थान की प्रमुख जो पहाड़ियां हैं, ये पहाड़ियां कौन कौन सी? तो देखिएगा, पहली पहाड़ी भाकर पहाड़ी कहाँ पे पाई गई जाती है? सिरोही में। उसके बाद में भाकर या भाकड़ी, ये जालौर में। मगरा या मगरी, ये उदयपुर में। और डूंगर और डूंगरी जयपुर में। याद रखें। उसके बाद में है अपना त्रिकूट पहाड़ी। त्रिकूट पहाड़ी जिस पर सोनार किला स्थित है, जैसलमेर में। त्रिकूट पर्वत याद रखें आप, त्रिकूट पहाड़ी और त्रिकूट पर्वत दोनों अलग अलग हैं। तो त्रिकूट पहाड़ी जिस पर सोनार किला बना है, जैसलमेर में। और त्रिकूट पर्वत कैला देवी मंदिर जिस पर है, वो करौली में। और चिड़िया टूक पहाड़ी जिस पर मेहरानगढ़ किला बना है, वो जोधपुर में। और 56 की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? बाड़मेर में। इन 56 की जो पहाड़ियाँ हैं वो बिल्कुल पूरी तरीके से गोलाकार आकृति में है, जिसको हम नाकोटा पर्वत के नाम से जानते हैं। राजस्थान का मेवानगर नाकोटा पर्वत कहलाता है। ये 56 की पहाड़ियां वहीं पर है। पीपलूद पहाड़ी आप लोग याद करें, राजस्थान का लघु माउंट आबू पीपलूद पहाड़ी कहलाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न लगाइए आप लोग। राजस्थान का मेवानगर, नागोड़ा पर्वत और पीपलूद पहाड़ी राजस्थान का माउंट आबू कहलाती है। क्लियर? उसके बाद में आगे देखिए, बाड़मेर और जालौर की पहाड़ियों में सबसे ज़्यादा ग्रेनाइट और रायोलाइट नाम की चट्टानें पाई जाती हैं। सबसे ज़्यादा कौन सी? ग्रेनाइट और रायोलाइट चट्टानें पाई जाती हैं। यहाँ पर विशेष प्रकार की पहाड़ियों के प्रकार भी दिए गए हैं। पहाड़ियों की आकृति कैसी है? तो देखिएगा, गोलाकार पहाड़ी यानी 56 की पहाड़ियाँ बाड़मेर में। घोड़े की नाल जैसी पहाड़ियाँ बाड़मेर में। तस्तरी नुमा पहाड़ी जिनको हम गिरवा पहाड़ी भी कहते हैं, वो उदयपुर में। और चंद्राकार, अर्धचंद्राकार पहाड़ी पाई जाती है, वो अपनी बूंदी के अंतर्गत या भुकुंद्री हिल्स के अंतर्गत, जिसमें कोटा, बूंदी और झालावाड़ तीनों जिलों के अंतर्गत अर्धचंद्राकार पहाड़ी पाई जाती है। आपसे पूछ लिया जाता है गिरवा का अर्थ होता क्या है? तो याद रखें, पर्वतों की एक मेखला होती, श्रृंखला होती है जो दक्षिणी अरावली के अंतर्गत उदयपुर में स्थित है, वो गिरवा की पहाड़ियाँ होती है, तस्तरी नुमा होती है। आगे बात करते हैं हम इन पहाड़ियों की। तो देखिएगा, रोजा भाकर पहाड़ी जालौर में, इसराना भाकर पहाड़ी जालौर में, और झारोला पहाड़ी भी जालौर में, और जशवंतपुर पहाड़ी जालौर में। ये डोरा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है, जशवंतपुर पहाड़ी जो जालौर में स्थित है, डोरा पर्वत की। शुंडा पर्वत अपना याद रखना है, जालौर में, जिसमें प्रथम रोपवे, राजस्थान का प्रथम रोपवे बनाया गया था। ठीक है, ये शुंडा पर्वत पर स्थित है, जालौर में प्रथम रोपवे। उसके बाद शुंडा माता का पर्वत, ये जालौर में ही है। शुंडा पर्वत पर प्रथम रोपवे मैंने बताया था आपको, देखिए 2006 में बनाया गया था, जिसको हम भालू संरक्षित क्षेत्र भी यहीं पर स्थित है, भालुओं का संरक्षण स्थल कहलाता है शुंडा पर्वत पर। ठीक है, याद रखें। आगे देखिएगा आप लोग, भाकर, तो ये सिरोही में ही है, आपको बार बार मैं आपको बता रहा हूँ। तो जो दक्षिण अरावली में सिरोही में स्थित जो छोटी और तीव्र ढाल वाली पहाड़ियाँ, उनको हम भाकर कहते हैं। ठीक है, ये भाकर सिरोही में पाई जाती है, जो छोटी और तीव्र ढाल वाली पहाड़ियाँ होती हैं। उसके बाद हिरण मगरी उदयपुर में, छोटी मगरी उदयपुर में फतेह सागर झील के पास। उसके बाद में मछली मगरा, ये पिछोला झील में उदयपुर में पाई जाती है। ये राजस्थान का दूसरा रोपवे, पहला याद रख लें आप लोग जालौर में शुंडा पर्वत पर, और दूसरा है अपना पिछोला झील पर मछली मगरा उदयपुर में, दूसरा रोपवे है, ये 2008 में बनाया गया था।
उसके बाद में जरगा पर्वत अपना उदयपुर में है, याद रखें। रागा की पहाड़ी भी कहाँ पर है? उदयपुर में है। अब बात करते हैं देश हेरो क्या चीज़ है। तो जरगा पर्वत उदयपुर में और रागा की पहाड़ी ये उदयपुर में, इन दोनों के बीच में जो क्षेत्र पाया गया, निचला क्षेत्र जहाँ पर हरा भरा क्षेत्र होता है, उसको हम देश हरो के नाम से जानते हैं। यानी कि दक्षिणतम अरावली में जरगा और रागा पहाड़ियों के मध्य जो हरा भरा क्षेत्र पाया गया उदयपुर को, वो हमारा देश हरो कहलाता है। क्लियर? आगे देखिएगा गोगुंदा की पहाड़ी। तो ये आयर और बेडस नदी का उद्गम स्थल है गोगुंदा, जो पहाड़ियाँ हैं वो उदयपुर में पाई जाती है। उसके बाद बीछा मेड़ा की पहाड़ी, यहाँ से सोम नदी का उद्गम स्थल होता है। यहाँ से मैं नदियों के उद्गम स्थल के साथ साथ ही आपको बता रहा हूँ सब चीज़। इन पहाड़ियों से काफ़ी नदियाँ निकलती हैं अरावली पर्वतमाला की पहाड़ियों से। महत्व के मैं आपको जब मैंने बताया था, तो पहाड़ियों का उद्गम स्थल अरावली पर्वतमाला काफ़ी है। तो बीछा मेड़ा की पहाड़ियों से सोम नदी का उद्गम होता है, जो उदयपुर में स्थित है। बिजराल की पहाड़ी से खारी नदी का उद्गम होता है, जो राजसमंद में स्थित है। देवेर की पहाड़ियों से कोठारी नदी का उद्गम स्थल होता है, जो राजसमंद में है। और खमनोर की पहाड़ियाँ जिससे बनास नदी निकलती है, यह भी अपनी राजसमंद में स्थित है। और नाग पहाड़ी याद रखें आप लोग, नाग पहाड़ी एक शर्पिलाकार पहाड़ी है जो अजमेर में है, उससे लूनी नदी का उद्गम स्थल होता है। क्लियर? देखिएगा, कोठारी, खारी और बनास, इन 3 नदियों का संगम होता है राजसमंद जिले के अंतर्गत, याद रख लें आप लोग। अब देखिएगा, जो नाग पहाड़ी है वो शर्पिलाकार है, जहाँ से लूनी नदी निकलती है अजमेर से, वहाँ पर राजस्थान का तीसरा रोपवे जो 2016 में बनाया गया था, ये कहाँ पर? अजमेर में है, पुष्कर में, सावित्री माता के मंदिर के पास। ये तीनों रोपवे याद रखें आप लोग, तीनों ही प्रश्न इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में मोती डूंगरी, ये जयपुर में, ठीक है, मोती डूंगरी जयपुर में। झालाना डूंगरी अपनी जयपुर में। महादेव डूंगरी जयपुर में है। गणेश डूंगरी, भीम डूंगरी और बीजक डूंगरी, ये तीनों कहाँ पर हैं? जयपुर में है, बैराठ में। ये मौर्यकालीन सभ्यता के अंतर्गत इनके अवशेष पाए गए थे। राजस्थान में पर्यटन स्थलों की अगर हम बात करें तो 2 पर्यटन स्थल हैं। पहला है बैराठ और दूसरा है बुद्धा सर्किट। बुद्धा सर्किट और बैराठ, ये 2 पर्यटन स्थल हैं राजस्थान के अंतर्गत। देखिएगा, बैराठ की पहाड़ियों से बाणगंगा नदी निकलती है, जो जयपुर में है। सेवर की पहाड़ियों से शाबी नदी निकलती है, वह भी जयपुर में है। अगली पहाड़ी की बात करते हैं। देखिएगा, मनोहरपुर पहाड़ी, इसमें मेंथा या मेंढा का उद्गम होता है, ये भी जयपुर में है। खंडेला की पहाड़ी, सीकर में कांतली नदी का उद्गम स्थल होता है, जिसमें यूरेनियम सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। जब मैं आपको नदियाँ पढ़ाऊँगा ना राजस्थान की और उनके उद्गम स्थल पढ़ाऊँगा, तो इन पहाड़ियों का एक बार फिर से हम अवलोकन करेंगे। अगली पहाड़ी है मलयखेत पहाड़ी या मालाखेत की पहाड़ी, जो सीकर में है। हर्ष की पहाड़ी भी अपनी सीकर में है। हर्षनाथ की पहाड़ी अलवर में। याद रखें, हर्ष पहाड़ी सीकर और हर्षनाथ की पहाड़ी अलवर में, दोनों में अंतर याद रख लें। अगली है अपनी उदयनाथ की पहाड़ी, जहाँ से रूपारेल नदी निकलती है, रूपारेल नदी का उद्गम है। अगली पहाड़ी है बहराज पर्वत, तो अलवर में है। बाबाई पहाड़ी झुंझुनू में, और बाबाई पहाड़ी, इन दोनों में अंतर याद रख लें आप लोग। बाबाई पहाड़ी झुंझुनू और बाबाई पहाड़ी जयपुर में। उसके बाद आड़ावाला पर्वत बूंदी और बीजासन पहाड़ी भीलवाड़ा और बरवाड़ा पहाड़ी जयपुर। ठीक है, आगे बात करते हैं हम अपने पूर्वी मैदान के बारे में। अगला पॉइंट है अपना, अगला प्रदेश है पूर्वी मैदानी भाग। तो इसका निर्माण की अगर हम बात करें तो ध्यान रखिएगा, नदियों के द्वारा जो अवसाद होता है, अवसाद के द्वारा जो मिट्टी लाकर बिछाई जाती है, उससे इसका निर्माण हुआ। मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है, याद रखेंगे आप लोग, दोमट, जलोढ़ या कछारी मिट्टी,
जिसको हम डेल्टाई सॉइल के नाम से या डेल्टाई मिट्टी के नाम से जानते हैं। इसको 3 भागों में बांटा गया था और उन 3 मैदानों में बांटा गया था वो देखिएगा आपका, पहला है माही बेसिन क्षेत्र, दूसरा है बनास और बाणगंगा का मैदान और तीसरा है चंबल का मैदान। विस्तार से अगर हम बात करें तो देखिएगा माही बेसिन जो क्षेत्र है उसे हम बागड़ या छप्पन मैदान या भाटी मैदान के नाम से जानते हैं और इसका विस्तार राजस्थान के 3 जिलों में है, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर। याद रखें, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर, जिसको हम छप्पन का मैदान कहते हैं, ये माही नदी का ही मैदान होता है। इसमें मिट्टी पाई गई थी वो लाल मिट्टी पाई गई थी, रेड लोमी या लाल चिकनी मिट्टी। ठीक है, इसमें जो उत्पादन होता है इस प्रकार की मिट्टी में सबसे ज़्यादा मक्का का होता है और चावल का होता है। ठीक है, अब जो मक्का होती है ना उसका दूसरा नाम लिया गया था वहाँ पर, उसका उपनाम है जिसको हम माही कंचन या माही धवल कहते हैं। मक्का को छप्पन के मैदान के भागों में माही कंचन या माही धवल, और चावल को बोलते हैं माही सुगंधरा, माही सुगंधरा। क्लियर। अगला मैदान है अपना बनास या बाणगंगा का मैदान। तो इसको भी 2 भागों में बांटा गया था। बनास के मैदान को जो पहला था अपना दक्षिणतम मैदान और दूसरा है उत्तरी मैदान, पहला दक्षिणी और दूसरा उत्तरी। तो दक्षिणी जो मैदान है वो अपना मेवाड़ का मैदान होता है, जिसका विस्तार है अपना राजसमंद, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़। आरबीसी ट्रैक देखिएगा, आरबीसी, राजसमंद, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़, ये मेवाड़ का मैदान है जो दक्षिणी मैदान कहलाता है बनास नदी का। उसके बाद उत्तरी मैदान ये है अपना करौली, मालपुरा मैदान। इसका विस्तार है, याद रखें आप लोग, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर में। क्लियर। और बनास के मैदान में मुख्यतः मिट्टी कैसी पाई जाती है? भूरी मिट्टी पाई गई। बनास के मैदान में भूरी मिट्टी पाई गई, ये नोट याद रख लें आप लोग। आगे बात करते हैं बढ़ते हुए बाणगंगा के मैदान की। बनास के बाद बाणगंगा का मैदान कैसा है? तो इसका विस्तार है जयपुर, दौसा और भरतपुर में, और मिट्टी जलोढ़ प्रकार की पाई जाती है। तीसरा मैदान है अपना चंबल का मैदान। इसकी विशेषताएं देखिएगा आप लोग, ये अवनली का अपर्दन सर्वाधिक मात्रा में होता है। यहाँ पर चंबल मैदान में अवनली का अपर्दन के द्वारा जो निक्षेपित मिट्टी होती है उसके द्वारा इस मैदान का निर्माण हुआ था। और भूमि कैसी पाई जाती है? उत्खात भूमि सबसे ज़्यादा पाई जाती है। बेडलैंड क्षेत्र, इसको हम उत्खात भूमि कहते हैं, यानी बीहड़ क्षेत्र है, याद रखें आप लोग, बीहड़ क्षेत्र या डांग क्षेत्र करौली, धौलपुर और सवाई माधोपुर 3 जिलों में पाया जाता है। और इसमें मिट्टी याद रखें आप लोग, काली जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है चंबल के मैदान में। जनसंख्या घनत्व की अगर हम बात करें तो पूर्वी मैदानी भाग में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ प्रकार की सबसे ज़्यादा मिट्टी पाई जाती है। दिशा के अनुरूप अगर हम राजस्थानी भागों की बात करें तो देखिएगा, दिशा के अनुसार राजस्थान के मैदानी भागों में उत्तर में किसका मैदान है? उत्तर में घग्गर नदी का, पश्चिम में लूणी नदी का, पूरब में चंबल का और दक्षिण में माही नदी का। ये चारों ही याद रख लें आप लोग प्रदेश राजस्थान की स्थिति के आधार पर मैदानी भाग। क्लियर। आगे बात करते दक्षिणी पूर्वी पठारी मैदान। चौथा है अपना हाड़ौती का क्षेत्र या दक्षिणी पूर्वी पठारी मैदान। इसका जो निर्माण हुआ था वो ज्वालामुखी के बेसाल्ट लावे से हुआ था। यहाँ पर मिट्टी पाई जाती है वो काली या रेगुर मिट्टी पाई जाती है। अध्ययन की अगर हम बात करें तो हाड़ौती को अध्ययन की दृष्टि से 2 मुख्य और 3 गौण भागों में बांटा गया था। 2 मुख्य भाग कौन कौन से हैं? याद रखें आप लोग, हाड़ौती पठार का पहला है अपना दक्कन का लावा पठार और दूसरा है विध्यन कगार। ये 2 भागों में बांटा गया था, हाड़ौती का मुख्य भाग है ये। क्लियर। आप लोग चित्र में देख लीजिएगा। इसका जो महंत सीमांत भ्रंश है, इसका विस्तार की अगर हम बात करें तो देखिएगा चित्तौड़, भीलवाड़ा, बूंदी और डांग क्षेत्र में। ठीक है।
नोट पढ़िएगा आप लोग, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट GBF एक भ्रंश होता है जो अरावली और हाड़ौती के मध्य में स्थित है। इसका विस्तार चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली व धौलपुर जिलों में पाया गया था। GBF का, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट का। दक्कन के लावा के पठार की बात करें तो इसका विस्तार मालवा प्रदेश में पाया गया और प्रतापगढ़ और झालावाड़ इसका मुख्य विस्तार क्षेत्र है। ऊपर माल और माला प्रदेश, अंतर याद रख लें आप लोग इन दोनों के अंतर्गत। तो ये चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, ठीक है, इसके मध्य का भाग है, ऊपर माल कहलाता है। तो चित्तौड़गढ़ में तो भैंसरोडगढ़ और भीलवाड़ा में बिजोलिया, इन दोनों का जो मध्य का क्षेत्र है वो ऊपर माल के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में विंध्यन कगार भूमि, इसका विस्तार जो है हाड़ौती और डांग क्षेत्र में। हाड़ौती क्षेत्र में कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़, और डांग में करौली, धौलपुर और सवाई माधोपुर। ये विंध्यन पर्वत अभी भी फैला, विंध्यन कगार भूमि आज भी फैली हुई है। अब हम चट्टानों की बात करें, विंध्यन कगार में पाई जाने वाली चट्टान कौन सी है? पहले याद रखें आप लोग, सैंडस्टोन, सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है सैंडस्टोन। उसके बाद में लाइमस्टोन, उसके बाद में रेडस्टोन, उसके बाद कार्टस्टोन और हीरा। ये 5 प्रकार की चट्टानें विंध्यन कगार में पाई जाती हैं। बात करते हैं हम हाड़ौती के गौण भागों की। तो हाड़ौती के गौण भागों को भी 3 भागों में बांटा गया था। यहाँ पर पहला है अर्धचंद्राकार पहाड़ी। अर्धचंद्राकार पहाड़ी जो 2 क्षेत्रों में बांटी गई थी, बूंदी हिल्स में, और दूसरी है मुकुंदरा हिल्स जो कोटा और झालावाड़ में। अर्धचंद्राकार पहाड़ी यहाँ पर पाई जाती है। उसके बाद में शाहबाद उच्च भूमि, ये 12 जिले के अंतर्गत पाई गई थी, जिसमें घोड़े की नाल जैसी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। उसके बाद में है गंगाधर पठार या उच्च भूमि, ये झालावाड़ प्रदेश में पाई जाती है। हाड़ौती के गौण क्षेत्र हैं जो 3 भागों में बांटे गए थे। अब हम बात करते हैं राजस्थान के प्रमुख पठारों की। तो देखिएगा, राजस्थान के प्रमुख पठार काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न काफ़ी बार यहाँ से पूछा जाता है। तो देखिएगा, सिरोही के अंतर्गत 2 पठार हैं, उड़िया का पठार और दूसरा आबू पर्वत। उसके बाद में उदयपुर में और राजसमंद के बीच में भौराट का पठार, और उदयपुर और डूंगरपुर के बीच में भौमट का पठार। ये दोनों पठार याद रख लें आप लोग। भौराट का पठार है उदयपुर और राजसमंद में, और भौमट का पठार है उदयपुर और डूंगरपुर में। उसके बाद में लासाड़िया का पठार आप लोग याद रखेंगे कहाँ पर है? जयसमंद में, झील उदयपुर में लासाड़िया का पठार, ठीक है। सरिस्का के अंतर्गत अलवर में 2 है, काकनवाड़ी का पठार और कांकसा पठार। उसके बाद चित्तौड़गढ़ में 2 है, मेसा का पठार, चित्तौड़गढ़ दुर्ग मेसा के पठार पर ही बना हुआ है। दूसरा है मानदेसरा पठार। क्लियर, याद रख लें आप लोग। अब देखिए, इनके बारे में विस्तार से बात करेंगे, इन पठारों के बारे में। इसकी ऊंचाई कितनी, इसका क्षेत्र विशेष कहाँ पर है। तो स्थिति देखिएगा आप लोग। पहले उड़िया के पठार की दक्षिणी अरावली में सिरोही जिले में स्थित है। दक्षिण में जो अरावली पर्वतमाला है वहाँ पर एक जिला है सिरोही, वहाँ पर ये पठार स्थित है उड़िया का, और उसकी ऊंचाई 1360 मीटर है। ये राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कहलाता है, उड़िया का पठार। दूसरा है आबू पर्वत, यह भी एक पठार है जो स्थिति इसकी है दक्षिणी अरावली में सिरोही जिले में स्थित है। ऊंचाई की बात करें तो 1200 मीटर है, और ये गुंबदाकार संरचना का उदाहरण पाया जाता है। बैथोलित प्रकार की एक संरचना होती है, गुंबदाकार संरचना होती है, जिसको हम बैथोलित स्ट्रक्चर बोलते हैं, उस तरीके का पाया जाता है। एकमात्र ऐसा पर्वत है आबू पर्वत। अगला देखिएगा आप लोग, भौराट और भौमट दोनों में अंतर याद रख लें आप लोग। तो भौराट की बात कर रहे हैं हम, दक्षिणी अरावली में उदयपुर की जो गोगोंदा की पहाड़ियाँ हैं और राजसमंद की कुंभलगढ़ पहाड़ियों के बीच में जो पठार स्थित है वो भौराट का पठार है। इसकी ऊंचाई याद रखें आपको 1225 मीटर। ये राजस्थान का दूसरा ऊंचा पठार। पहला याद रखेंगे उड़िया का पठार सिरोही में सबसे ऊंचा, दूसरा है अपना भौराट का पठार जो गोगोंदा की पहाड़ी और कुंभलगढ़ की पहाड़ियों के मध्य में स्थित है, ठीक है। उसके बाद में लासाड़िया का पठार याद रख लें आप लोग। ये दक्षिणी अरावली में उदयपुर की जयसमंद झील के पूर्व में स्थित है, और ऊबड़ खाबड़ जो पहाड़ी भाग है वो लासाड़िया का पठार कहलाता है, उदयपुर जिले में। याद रख लें आप लोग, कहाँ पर है? उदयपुर जिले में।
ठीक है। इस प्रकार से हमारी ये राजस्थान के भौतिक प्रदेश कंप्लीट होते हैं। एक भी टॉपिक मैंने आपको इस वीडियो में नहीं छोड़ा। लगभग 70 मिनट की वीडियो आपको मैंने प्रदान की है, 70-75 मिनट की, यानी सवा घंटे के आसपास, तो आपको मैंने पूरा कंप्लीट करवा दिया। आगे हम बात करेंगे राजस्थान की जलवायु के बारे में। आप लोग प्रतिदिन वीडियो देखेंगे, आप लोगों को समझ में आ जाएगा राजस्थान की ज्योग्राफी, राजस्थान की कल्चर और राजस्थान की हिस्ट्री और राजस्थान की इकोनॉमिक्स मैं आपको उंगलियों पे रटवा दूंगा। पीडीएफ नोट्स भी आपको दूंगा। आप लोग स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, बिल्कुल हैंड रिटन नोट्सों के माध्यम से, इसमें कोई गड़बड़ वाली बात नहीं है। यदि आपको नोट समझ में नहीं आया तो आप लोग वीडियो देख सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करके रखें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।